अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोर्स के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की कितनी इकसाम है और कौन कौन सी प्रोनाउन की किस्में हैं। इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ये हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो आगे हम इस कोर्स को मज़ीद लेकर चलेंगे। जिसने अभी तक पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी, अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो वो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली 2 वीडियोस को देखे, ताकि उसको क्लियरली इस कोर्स की समझ आ जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इससे पहले अगर आपको किसी सबक के हवाले से, अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी किसी भी टाइम राब्ता कर सकते हैं। आपको वहाँ पे क्लियरली बता दिया जाएगा और इसके हम कोई भी चार्जेस या किसी किस्म की कोई भी फ़ी हम नहीं लेते। तो चले हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की इकसाम। तो इनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं, ये कौन सी इकसाम है। नंबर 1 पे देखें, पर्सनल प्रोनाउन, ज़मीर शख्सी जिसे उर्दू में कहा जाता है। नंबर 2 पे देखें, एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम ज़मीर ताकीदी भी कहते हैं। नंबर 3 पे देखें, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोनों तरह प्रोनाउंस किया जा सकता है। इसको उर्दू में कहते हैं ज़मीर इशारा। नंबर 4 पे आ जाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ज़मीर तकसीमी। इनको आगे हम 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल्स की मदद से सीखेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि कितनी टाइप्स हैं प्रोनाउन की। नंबर 5 पे देखें, इंडेफिनेट प्रोनाउन। नंबर 6 पे देखें, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 पे देखें, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ज़मीर सवालिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके आगे एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं और हम ये भी सीखेंगे कि ये क्या रोल प्ले करती है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 पे आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जो प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स या जगह को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब ये पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं, इनको हम देखते हैं। आगे इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया पर्सनल प्रोनाउंस को। वो कौन से 3 हिस्से हैं जी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं उनको हम देखते हैं। वो हैं जी आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आर। जो सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं वो देखते हैं जी यू, योर, योर्स। ये सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। नंबर 3 पे देखें, थर्ड पर्सन जो हमारे पास हैं वो हैं जी ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, दियर, इट, इट्स। तो ये जितने भी प्रोनाउंस हैं, ये स्टूडेंट्स तमाम के तमाम हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। और ये अशखास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्टली। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है उसको हम देखते हैं। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की कौन सी किस्म है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब वो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से हैं? अब देखिए, माई सेल्फ ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। आवर सेल्व्स ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक दोनों सेम है। यू, इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो है योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्व्स प्लूरल। अब ही से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो है हिमसेल्फ। देखिए, इससे पहले जो हमने पर्सनल प्रोनाउंस को देखा, ये वही प्रोनाउंस है, इनसे आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनते हैं। तो माय जो पर्सनल प्रोनाउन है, इससे पहले हमने डिस्कस किया, ये देखिए माय ये एक पर्सनल प्रोनाउन है
اور اس سے آگے ریفلیکسو پروناؤن جو بنے گا وہ ہے مائی سیلف. اور اس سے آگے جو یہ پلورل ہے تو اس سے آگے جو پلورل ریفلیکسو پروناؤن بنے گا وہ ہے آر سیلفس. یہاں پہ دیکھیں یہ آر, ٹھیک ہے, یہ ہمارے سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے. اب یہاں پہ یو, اس سے ہمارا جو ریفلیکسو پروناؤن بنے گا وہ یور سیلف یا یور سیلفس, دونوں یہ سنگولر اور یہ پلورل. اب آگے دیکھیں, ہی سے ہم سیلف, اٹ سے اٹ سیلف, ہر سے ہر سیلف, ون سے ون سیلف, دیئر سے دیئر سیلفس. تو یہ جو ہمارے پروناؤنز ہیں یہ ہمارے پروناؤنز ہیں ریفلیکسو پروناؤنز جو بنتے ہیں ہمارے پرسنل پروناؤن سے, ٹھیک ہے. ان کو ہم دوسرے انداز میں اگر بولیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسنل پروناؤنز سے کریٹ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ریفلیکسو پروناؤنز. تو یہ تب استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے, یعنی زور ڈالا جاتا ہے. آگے کچھ ایگزامپلس کی مدد سے ہم ان کو سمجھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس, کچھ ایگزامپلس یہاں پہ دی گئی ہیں, ان کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں ریفلیکسو پروناؤنس کیا رول پلے کرتے ہیں. تو ڈیفینیشن پہلے دیکھیں جی, اس پروناؤن کو جملے میں ورب یا سبجیکٹ کے بعد لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ورب یا پھر سبجیکٹ کے بعد ہم لکھتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن کو. ایگزامپل نمبر 1 دیکھتے ہیں ذرا. اس نے خود کو سزا دی. دیکھیں اس نے خود کو سزا دی, یعنی کہ ایک چیز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی اس نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دی. تو اس سچویشن میں ہم ریفلیکسو پروناؤن استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ہی پنشڈ ہمسیلف, ٹھیک ہے, یا تو یہ ورب کے بعد آئے گا یا پھر سبجیکٹ کے بعد. تو یہ ورب کے بعد آ رہا ہے, ہی پنشڈ ہمسیلف. اب اس کی ایگزامپل نمبر 2 دیکھیں, ہم نے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیا. دیکھیں زور دیا جا رہا ہے, دباؤ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے, کوئی اور شخص نہیں جس نے ہمیں دھوکہ دیا, ہم نے خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. تو اس سچویشن میں ہم کون سا پروناؤن استعمال کرتے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے؟ وہ ہے ریفلیکسو پروناؤن. وی ڈیسیوڈ آور سیلوز, ٹھیک ہے. ہم نے, چونکہ وی جو ہے ایک پلورل پروناؤن ہے تو اس کے لیے جو ریفلیکسو پروناؤن ہے وہ بھی پلورل ہی آئے گا. وی ڈیسیوڈ آور سیلوز. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں آر سے آر سیلفس, یہاں پہ اسی کو یوز کیا گیا ہے, آر سیلفس. نمبر 3 پہ دیکھیں آئی ٹرینڈ مائی سیلف. میں نے خود ہی اپنی تربیت کی. دیکھو دباؤ زور دے کر, آئی ٹرینڈ مائی سیلف. تو ورب کے بعد ہم نے مائی سیلف کا یوز کیا, ٹھیک ہے, آئی ٹرینڈ مائی سیلف, دباؤ ڈالنے کے لیے. نمبر 4 پہ دیکھیں یو یور سیلف ول ڈو. تم خود ہی کرو گے. یہاں پہ دیکھیں سبجیکٹ کے بعد یور سیلف کو لگایا, تو مطلب یہ ہے کہ ورب کے بعد یا پھر سبجیکٹ کے بعد آپ ریفلیکسو یا امفیٹک پروناؤن کا یوز کرتے ہیں کسی چیز پر دباؤ ڈالنے کے لیے. یو یور سیلف ول ڈو, تم خود ہی کرو گے, مطلب کہ تمہارے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کرے گا, دباؤ سٹریس دیتے ہوئے. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کون سی ہمارے پاس ٹائپ آ رہی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یا پھر ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, ٹھیک ہے, دونوں طرح پروناؤنس کر سکتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی. جس پروناؤن سے کسی ناؤن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس سے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ پروناؤنس ہیں جن کے ذریعے ہم کسی ناؤن کی طرف, کسی چیز کی طرف, کسی شخص کی طرف, کسی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب سب سے پہلے دیکھیں یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کتنے ہیں. تو یہ 4 ہیں ہمارے پاس, دس, دیس, دیٹ اور دوز. اب دس کی ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ اس کو کب اور کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے. دیکھیں قریب کی ایک سنگولر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دس کا یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ چیئر پر بیٹھے ہیں اور چیئر کے پاس ایک کتاب پڑی ہوئی ہے جس کو آپ ایزیلی پکڑ سکتے ہیں. وہ ایک کتاب ہے. یہاں پہ دیکھیں قریب کی ایک سنگولر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, مطلب سنگولر چیز بھی ہو اور قریب بھی پڑی ہو, اور قریب اتنی ہو جس کو آپ اپنے ہاتھ سے ایزیلی پکڑ لیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے دس کا یوز کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں اور پاس آپ کے کتاب پڑی ہے جس کو آپ ایزیلی پکڑ سکتے ہیں, تو آپ اس کو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی دس از
अ बुक ये एक किताब है, क्योंकि आपके पास पड़ी है, आपके करीब पड़ी है, तो उसको बयान करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए आप दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हमने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। नंबर 2 पे आ जाता है दीज। दीज बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर है, बट यहाँ पे एक चीज़ मुख्तलिफ है। ऊपर हमने दिस को सिंगुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे हमने प्लूरल चीज़ों के लिए दीज को इस्तेमाल करना है। करीब की जमा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करीब एक चीज़ पड़ी हो तो आपने उसके लिए दिस का यूज़ करना है। अगर चेयर पे बैठे हैं और पास 3-4 किताबें हैं तो आप उसके लिए दीज का यूज़ करेंगे, दीज आर बुक्स। अब आगे देखें जी, डैट है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे करीब है और यहाँ पे दूर के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। देखें, दूर की एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप चेयर पे बैठे हैं, चीज़ इतनी दूर है आप वहाँ तक अपने हाथ को नहीं ले जा सकते, आप अपने हाथ से इजीली नहीं पकड़ सकते, तो वो आपके लिए होगी डैट। ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे डैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। तो दूर पड़ी हुई एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम डैट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूर की जमा चीज़ें यानी दूर कोई ज़्यादा किताबें पड़ी हुई हैं तो हम कहेंगे दोज आर बुक्स। दूर एक चीज़ के लिए डैट, दूर ज़्यादा चीज़ों के लिए दोज। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इस टाइप की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, पहले हम बात करेंगे दिस और दीज की। देखें, ये एक बिल्ली है, मान लीजिए ये बिल्ली बिल्कुल आपके करीब बैठी है, तो आप उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। ठीक है, करीब की एक चीज़ के लिए। अब मान लें आपके पास एक से ज़्यादा बिल्ली हैं, आप उनको बताने के लिए या उनकी तरफ इशारा करने के लिए आप बोलेंगे दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं। ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। नंबर 3 पे आए, डैट इज़ अ बॉय। मान लीजिए लड़का दूर खड़ा है तो आप बोलेंगे वो एक लड़का है, डैट इज़ अ बॉय। अब देखें, दोज आर बॉयज़, मतलब अब दूर तो हैं लेकिन एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो उनके लिए हम बोलेंगे दोज आर बॉयज़, वो लड़के हैं। इसी तरह ये देखें, दिस इज़ अ मैन, करीब है तो हम लिखेंगे ये एक आदमी है जी, बिल्कुल मेरे पास खड़ा है। डैट इज़ अ पेन, वो एक पेन है, मतलब मैं उसको अपने हाथ से इजीली नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैंने उसके लिए डैट का यूज़ किया, वो एक पेन है, डैट इज़ अ पेन। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन। आगे हम देखते हैं हमारे पास कौन सी टाइप आ रही है प्रोनाउन की। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 4 पे प्रोनाउन की किस्म आ रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जो नाउन जुमले में आए हुए अशखास या अशिया में से हर एक की वजाहत करे उससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और वो कितने हैं हमारे पास, उनको देखते हैं। हमारे पास हैं जी 5, ईदर, नंबर 2 पे नीदर, या फिर इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आइदर, नाइदर, दोनों तरह आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ईच, नन, एनी। ठीक है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से हर एक, यानी दो लड़के हैं, दोनों में से हर एक, यानी अलग अलग बात हो रही है। ठीक है, उसकी भी और उसकी भी। ठीक है, नंबर 1 बॉय की भी, नंबर 2 की भी। ठीक है, दोनों में से हर एक, दोनों की बात होगी लेकिन अलग अलग होगी, इंडिविजुअल, अलग अलग, एक ही अलग, एक ही अलग। ठीक है, निदर, दोनों में से कोई नहीं, यानी दो लड़के हैं, दोनों में से भाई कोई नहीं, ना वो है ना वो है। ईच, हर एक, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो उनके बारे में जब हमने बात करनी है तो ईच का हम जब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हमने हर एक एक लड़के की, हर एक एक मैन की जो है वो बात की है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझेंगे। नन, कोई नहीं, मतलब 20 लड़के हैं, 20 में से हर एक के बारे में जब नन का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हर एक लड़का जो है वो चोर नहीं है, हर एक लड़का टीचर नहीं है, हर एक लड़का स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, मज़ीद क्लियरली वहाँ पे पता चलेगा। एनी, कोई। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनको हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स की मदद से।
जहाँ पे हमें क्लियरली पता चलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमारे पास है ये 5। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की आगे एग्जांपल्स देखें। ये सेम डेफिनेशन लिखी गई है, जो नाउन जुमले में आए हुए अशखास या अशिया में से हर एक की वजाहत करे उससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। नीदर ऑफ द टू पास्ट, दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। नीदर ऑफ द टू पास्ट, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे नीदर का मतलब होता है जो दो लड़के हैं या दो जो स्टूडेंट हैं उन दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, ना नंबर 1 वाला स्टूडेंट और ना नंबर 2 वाला स्टूडेंट, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये देखें एग्जाम्पल है नीदर ऑफ द टू पास्ट, दोनों में से कोई भी पास नहीं हुआ, यानी दोनों में एक भी पास नहीं हुआ। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। नीदर ऑफ देम वाज अ गुड प्लेयर, दोनों में कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था, ठीक है। अब देखें दोनों की जब बात हुई है तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी सिंगुलर सिंगुलर करके हमने बात की है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब जो है उसको भी हमने सिंगुलर यूज़ किया यहाँ पे। नीदर ऑफ देम, उन दोनों में से या उन में से, वाज अ गुड प्लेयर, के कोई भी अच्छा खिलाड़ी नहीं था। जब हम नीदर लगा देते हैं तो यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नीदर ऑफ देम, उन में से या उन दोनों में से, वाज अ गुड प्लेयर, एक भी अच्छा खिलाड़ी नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। ईच ऑफ यू विल गेट अ प्राइज, मतलब पूरी क्लास के 20 लड़के हैं तो उनको अलग अलग बयान करने के लिए हमने एक वर्ड का यूज़ किया, एक प्रोनाउन का यूज़ किया उन सब के नाम की जगह पे। ईच ऑफ यू विल गेट अ प्राइज, तुम में से हर एक इनाम हासिल करेगा। अब देखें मिसाल के तौर पर 20 लड़के हैं, मैं 20 लड़कों से गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उन 20 के नाम तो है ना भाई, ठीक है। 20-25 जो लड़के हैं उन सब के नाम है, लेकिन मैंने नाम का यूज़ नहीं किया, उनकी जगह पे एक प्रोनाउन का यूज़ कर दिया है। और वो कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ यू, ठीक है। ईच ऑफ यू मतलब ईच का मतलब कि मैंने सबको अलग अलग कर दिया, मैंने सब की बात कर दिया, ठीक है। ग्रुप में बात नहीं की, मैंने अलग अलग ईच का वर्ड मैंने लगा के मैंने इंडिविजुअल कर दिया, सबको जो है वो अलग अलग करके मैंने सब के बारे में बात कर दी। ईच ऑफ यू विल गेट अ प्राइज, तुम में से हर एक इनाम हासिल करेगा। इसी तरह देखें। टेक ईदर ऑफ दीज टू बुक्स, इन दोनों किताबों को ले लो। इधर मतलब हर एक, इधर का मतलब होता है दो जो हैं दोनों में से एक एक, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। टेक ईदर ऑफ दीज टू बुक्स मतलब दोनों, एक ये भी किताब ले लो, एक ये भी किताब ले लो, यानी अलग अलग बात हुई है। तो मतलब ये हुआ कि ये भी एक किताब ले लो, ये भी एक किताब ले लो। टेक ईदर ऑफ दीज टू बुक्स, इन दोनों किताबों को ले लो। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कौन सा प्रोनाउन हमारे पास आ रहा है। स्टूडेंट्स अगर किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन बनती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी फ़ी के, फ्री ऑफ कॉस्ट, एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको क्लियरली कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो वहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा, मज़ीद आपको डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे जो हमारे पास टाइप ऑफ प्रोनाउन आ रही है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन की उर्दू डेफिनेशन हम देखते हैं। जो प्रोनाउन गैर मुतअय्यन और नामालूम शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। और वो इंडेफिनेट प्रोनाउन दर्ज झैल है हमारे पास, इनको हम देखते हैं। ऑल तमाम, फ्यू कुछ, मैनी कई, सम कुछ, नन कोई नहीं। आगे मज़ीद एग्जाम्पल्स के ज़रिए भी हम इनको समझेंगे। अदर दूसरे, एनीबडी कोई, नोबडी कोई नहीं, समबडी कुछ लोग, वन कोई है। तो स्टूडेंट्स इनको इंडेफिनेट प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? यहाँ पे देखें ऑल, ऑल का मतलब होता है तमाम। हम वैसी बात कर देते हैं कि भाई कॉलेज में तमाम लोग आए। अब तमाम लोग में मुमकिन है कि वहाँ पे हमारा एक आधा स्टूडेंट जो है जानने वाला हो और इसके अलावा कोई भी ना जानने वाला हो। तो ये वर्ड हो गया ना नामालूम लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला। तमाम लोग आए यानी वो नामालूम है, हम उनको नहीं जानते। फ्यू कुछ लोग आए, भाई कुछ लोग आए हैं लेकिन हम उन्हें नहीं जानते। इसी तरह मैनी
मतलब कई लोगों ने उस गरीब आदमी की मदद की, बट हम नहीं उनमें से किसी को भी जानते, तो ये नामालूम लोग हो गए। सम कुछ। इसी तरह हम देखें अदर, ठीक है, दूसरे लोगों ने भाई उसकी मदद की। अब दूसरे लोग नामालूम है, हमें नहीं पता वो कितने हैं कितने नहीं, ठीक है। इसी तरह एनीबडी का मतलब होता है कोई शख्स, भाई कोई शख्स ये किताब पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें नामालूम वाली ये बात है कि भाई जब हम बोल देते हैं एनीबडी कोई शख्स, तो अब हमें नहीं पता वो पूरी मीटिंग में या पूरी क्लास में कौन सा शख्स हो सकता है, ठीक है। एनीबडी नामालूम वर्ड है, कोई भी आ सकता है। नोबडी कोई नहीं, ठीक है, जिसे हम जानते हैं वो भी और जिसे हम नहीं जानते हैं वो भी, ठीक है, कोई नहीं, नामालूम। तो आगे हम एग्जाम्पल्स की मदद से इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, ऑल वर हैप्पी, तमाम लोग खुश थे। अब मिसाल के तौर पे आप किसी शादी पे गए हैं, तो वहाँ पे तो आपको कोई जानने वाला नहीं, किसी की शादी पे आप गए हैं तो वहाँ पे तमाम लोग खुश हैं, तो आपने बोला ऑल वर हैप्पी। तो देखें आप किसी को जानते नहीं, लेकिन उनके लिए आपने एक वर्ड का यूज़ किया ऑल वर, ऑल। तो इस ऑल ने बताया कि आपने नामालूम लोगों की तारीफ़ की है। ऑल वर हैप्पी, तमाम लोग खुश थे, मतलब जो आपने देखा आपने बयान कर दिया, आप उन सब को जानते नहीं। वन शुड वंस ड्यूटी, किसी को अपना फ़र्ज़ अंजाम देना चाहिए। अब हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे देखें यार, ये इतने हालात ख़राब हैं इस मोहल्ले के या इस सड़क के या इस स्कूल के, किसी को अपना फ़र्ज़ अंजाम देना चाहिए। अब वो किसी जो वर्ड बोला पता नहीं वो कौन है, नामालूम है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। फ्यू विल पास, कुछ पास होंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि फ्यू विल पास, कुछ स्टूडेंट्स पास होंगे। अब हमें नहीं पता कि भाई वो कौन स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कौन से लड़के हैं जो पास होंगे। हमने नामालूम बात की है कि फ्यू विल पास, कुछ पास हो सकते हैं। इसी तरह समबडी हैज़ सीन मी, कुछ लोगों ने मुझे देखा है। समबडी हैज़ सीन मी, कुछ लोगों ने मुझे देखा है। इसी तरह आ गया रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज़्ज़त करो। अब दूसरे, मैंने अपने भाई को बोल दिया रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज़्ज़त करो। अब मुझे नहीं पता किन की इज़्ज़त करे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि दूसरों की इज़्ज़त करे। जिनकी वो इज़्ज़त करेगा वो मेरे लिए नामालूम है, मैं उनको नहीं जानता। तो ये था स्टूडेंट्स इंडेफिनेट प्रोनाउन। आगे कौन सा प्रोनाउन है उसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या रोल प्ले करता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो प्रोनाउन दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है उससे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये जुमले के बीच में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं वो जो वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जुमले में दरमियान में बीच में आते हैं। और वो कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको हम देखते हैं। अब देखें, व्हाट क्या, हु कौन, हुज किसका, होम किसको, विच कौन सा, डैट के, बट बल्कि, एज जैसा। अब इनको हम एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये कैसे सेंटेंस के दरमियान में यूज़ होते हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको देखते हैं। दिस वाज द मैन होम आई सा, ये वही आदमी था जिसे मैंने देखा। अब देखें, दो जुमलों को इस होम ने मिलाया। ये वही आदमी था, पहला जुमला ये, मैंने देखा आई सा, जिसे होम, ठीक है। दिस वॉज द मैन होम आई सा, ये वही आदमी था जिसे मैंने देखा। तो होम ने दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया और ये देखिए सेंटेंस के दरमियान में भी आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, दिस इज द बॉय हुज लाइफ वाज सेव्ड, ये वही लड़का है जिसकी जान बचाई गई थी। हुज लाइफ वाज सेव्ड, देखें दिस इज द बॉय, ये देखें दो हिस्से हैं इस सेंटेंस के, देखें दो जुमले हैं, इनको ये हुज वर्ड जो है ये मिला रहा है। दिस इज द बॉय हुज लाइफ वाज सेव्ड, ये वही लड़का है जिसकी जान बचाई गई थी। तो देखें हुज सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है। अब देखें, दिस इज द हॉर्स, ये वो घोड़ा है, डैट कैरिड मी हियर, जो मुझे यहाँ लाया था। तो यहाँ पे देखिए डैट सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है और दो जुमलों को भी आपस में मिला रहा है, इसलिए इनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, दिस इज व्हाट आई वांट,
یہ وہ چیز ہے جسے میں چاہتا ہوں. دیکھیں یہ وہ چیز ہے, ایک جملہ, میں چاہتا ہوں دوسرا جملہ. دس از واٹ آئی وانٹ, یہ دیکھیں سینٹینس کے درمیان میں آ رہا ہے. واٹ از ڈن از ڈن, جو ہو گیا سو ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس یہ سینٹینسز تھے, یہ ایگزامپلس تھی جن میں ہم نے دیکھا کہ ریلیٹیو جو پروناؤنز ہیں یہ سینٹینس کے ایک تو درمیان میں آتے ہیں اور دوسرا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کون سی ٹائپ ہمارے پاس آ رہی ہے. تو نمبر 7 پہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ٹائپ آف پروناؤن ہے وہ ہے جی انٹیروگیٹو پروناؤن. جن پروناؤنس سے سوال پوچھے جاتے ہیں انہیں انٹیروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں یا انٹروگیٹو پروناؤنس کہتے ہیں. اب دیکھیں واٹ, ہو, ہوز, ہوم, وچ, یہ تمام پروناؤنس انٹیروگیٹو ہیں اور یہ سینٹینس کے شروع میں آتے ہیں اور یہ تب بولے جاتے ہیں جب کسی سے کویسچن کرنا ہو, کسی سے کچھ پوچھنا ہو. ایگزامپلس کی مدد سے ہم ان کو مزید سمجھتے ہیں. تو ایگزامپل نمبر 1 اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہے جی واٹ از یور نیم. دیکھیں واٹ جو ہے سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے اور اس سینٹینس میں کویسچن بھی پوچھا جا رہا ہے تمہارا نام کیا ہے. تو آ گیا واٹ از یور نیم. واٹ اس لیے ہمارا انٹیروگیٹو پروناؤن ہے. ہو آر یو, تم کون ہو. ہو سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے اور یہ انٹیروگیٹو ہے اور یہ کویسچن پوچھنے کے لیے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. نمبر 3 پہ دیکھیں ہوز از دس بک, یہ کتاب کس کی ہے. دیکھیں ہوز کو بھی کویسچن کے طور پر ایز اے کویسچن کے طور پر یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے. نمبر 4 پہ دیکھیں ہوم ڈڈ یو میٹ, تم کس سے ملے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی دیکھیں ہوم کو انٹیروگیٹو سینٹینس میں یوز کیا گیا ہے. اسی طرح نمبر 5 پہ آ جائیں وچ از یور پین, تمہارا پین کون سا ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں وچ جو ہے وہ کویسچن والے سینٹینس میں یوز کیا جا رہا ہے اور یہ سب کے سب سینٹینس کے شروع میں آ رہے ہیں اور یہ سب کے سب ہمارے کہلاتے ہیں انٹیروگیٹو پروناؤنس. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر جس کو ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پارٹس آف اسپیچ کے کورس کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آگے جتنے ہمارے پارٹس آف اسپیچ ہیں ان کو اسی طرح ہم ڈیٹیل کے ساتھ 1 by 1 کر کے ڈسکس کریں گے. تو جس نے ابھی تک پیچھے والی 2 ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کے ان دونوں ویڈیوز کو اچھے طریقے سے واچ کر سکتا ہے تاکہ اس کو مزید آگے جو ویڈیوز ہیں ڈیٹیل میں سمجھ میں آ جائیں. تو اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے, کوئی ورڈ, کوئی پارٹ آف اسپیچ سمجھ میں نہیں آتا تو اسٹوڈنٹس آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں اور اس کے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں. اینی ٹائم آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ مزید بتا دیا جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم نیکسٹ پارٹ آف اسپیچ ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.